इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की, किसकी बात करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं पहले, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? सबसे पहली बात डिनोटेड बाय। इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करेंगे हम यू से, और यूनिट क्या है इसकी यूनिट है भाई हमारे पास जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब देखो हुआ, क्योंकि एनर्जी सारी वर्क की फॉर्म है, ये सारी एनर्जी किसके फॉर्म है? वर्क की। तो मान लो हमारे पास एक बैटरी है, ये लगाया हमने बैटरी या सेल। अब यहाँ से पॉइंट ए है, ये पॉइंट है हमारे पास ए, और ये पॉइंट है हमारे पास बी। पोटेंशियल इसका V। अब यहाँ से चार्ज आ रहा है, यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है? इस टाइम इस पर एनर्जी कितनी है? U0। इस टाइम तो इनिशियल एनर्जी 0 है। जब ये चार्ज Q यहाँ से यहाँ पहुँचा, जब चार्ज Q यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि बैटरी प्रोवाइड कराएगी चार्ज, तो यहाँ से घूम करके सर्किट में इधर आया होगा। ये चार्ज यहाँ से चल रहा है, Q ऐसे चलता अगर ये पूरा सर्किट होगा, मतलब कुछ इस तरह से सर्किट होगा ना, ये सर्किट यहाँ रजिस्टर होगा R, ये सर्किट कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो ये सारी की सारी बैटरी एनर्जी दे रही है चार्ज को, चार्ज आकर के सारी एनर्जी यहाँ रिलीज कर रहा है, वापस आकर के बैटरी में जा रहा है। हमें एक कहने का मतलब ये है हमारा, है ना। तो पॉइंट ए पे कितनी एनर्जी होगी? लिखेंगे एनर्जी एट बी पे कितनी एनर्जी है? 0। और एनर्जी एट ए पे कितनी एनर्जी हो गई भाई? V और Q, अरे W इज इक्वल टू क्यू वी, तो क्या हो जाएगी? Q इंटू वी। ये एनर्जी हमें मिल गई, मतलब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? QV। तो लिखेंगे एनर्जी बाई बैटरी डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू वी। ये हो गई भाई हमारे पास एनर्जी। अब हम जानते हैं कि इस एनर्जी को अगर पावर निकालनी हो, अगर हमें क्या निकालनी हो? पावर। तो पावर कैसे कैलकुलेट किया जाती है? पावर क्या होती है? पावर होती है भाई P इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क और एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क और एनर्जी अपॉन टाइम। तो T टाइम में गई तो वर्क कितना क्या है? एनर्जी QV, और टाइम कितना लगा? T, है ना। तो Q अपॉन T क्या होती है हम जानते हैं। पावर इज इक्वल टू, सिंस I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T, तो हो जाएगा I इंटू वी, या पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू I। तो ये हमारे पास पावर होती है जो किसी बैटरी द्वारा सर्किट को दी जाती है। वो कितनी पावर है? P इज इक्वल टू वी आई। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। ये किस किस के टर्म में आई है पावर? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V और I के टर्म में पावर आई है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। अब अगर हम बात करें यहाँ से किसके टर्म में है, ये पावर है नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग फॉर्मूलेज ऑफ पावर के अलग अलग फॉर्मूले हैं अलग अलग टर्म में। नंबर फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ V एंड I, इन टर्म्स ऑफ V एंड I, V और I के टर्म में तो ये P इज इक्वल टू V इंटू I। और यहीं से अगर मुझे एनर्जी के फॉर्मूला निकालना हो, एनर्जी, तो एनर्जी के लिए क्या कर देंगे? U इज इक्वल टू वी आई इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दो? T से। यही एनर्जी हो जाएगी सिंपल टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। सेकंड टर्म में अगर सेकंड पॉइंट लिखे तो इन टर्म्स ऑफ V एंड R, V और R के टर्म में तो क्या जाएगा? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अरे V स्क्वायर अपॉन R कैसे होगा? V इक्वल टू आई आर। I की वैल्यू लिख दो, देखो V के टर्म में निकालना नहीं, V और तो V तो रहने दो, I की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंस I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। तो I की वैल्यू यहाँ पुट करें तो V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। ये पावर आई है। और ऐसे अगर हमें हीट निकालनी हो, हीट या एनर्जी, तो एनर्जी डिसिपेशन कितना हो जाएगा? कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T से मल्टीप्लाई कर दो, बस एनर्जी मिल जाएगी। और थर्ड टर्म में अगर हमें क्या लिखना हो, थर्ड पार्ट किस किस के टर्म में है भाई? ये इन टर्म्स ऑफ I एंड R, I और R के टर्म में हो तो पावर क्या हो जाएगी? P इज इक्वल, फिर I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। और ऐसे ही एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास? एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। ये हमारे पास एनर्जी डिसिपेशन आया है। क्या आया है? एनर्जी डिसिपेशन। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं पावर से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड। अब ये एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाती है? जब ये चार्ज यहाँ से जाता अपनी सारी की सारी एनर्जी किसे देता है? रजिस्टर R को। ये पावर चार्ज सारी की सारी एनर्जी किसे देता है?
रेजिस्टेंस आर को अपनी सारी एनर्जी दे देता है चार्ज। ये जब ये चार्ज अपनी सारी एनर्जी रजिस्टर को दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो एनर्जी? हीट में। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में। देखो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। अब जब ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है तो हम इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज कितने टाइम में जा रहा है? टी टाइम में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। अब ये करंट ही तो वहां जा रही है और सारी की सारी ड्रॉप हो रही है, और ड्रॉप होकर क्या कन्वर्ट हो रही है? हीट में। तो इसे क्या बोल देते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो कैसे निकाला जाएगा भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? इसी का दूसरा नाम है, फॉर्मूला यही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अगर हमें लिखना हो या पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे? H कह देते हैं उसे, H से हीटिंग। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां किस केस में है ये फॉर्मूला? व्हेन करंट इज कांस्टेंट। व्हेन करंट इज कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट है भाई यहां, तभी तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब करंट वेरिएबल हो जाए, करंट टाइम के साथ लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मान लो 1 सेकंड में 1 एम्पियर, 2 सेकंड में 5 एम्पियर, 3 सेकंड में 50 एम्पियर, ऐसा कुछ हो रहा हो, तब क्या हो? तो ये क्या है? ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में व्हेन करंट इज वेरिएबल, करंट इज वेरिएबल। अगर करंट वेरिएबल है तो कैसे करेंगे? तो देखो करंट वेरिएबल है तो क्या लिखेंगे? बस कोई चीज वेरिएबल होती है तो क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ना। तो इसका तो डी का तो एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। बस सिंपल। यहां से हम इसे निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू? करंट जब वेरिएबल हो उसकी फॉर्म में, है ना। करंट किसके टर्म में दी होगी? करंट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ टी, क्योंकि डी टी आ रहा है यहाँ। डी टी मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के। तो करंट की वैल्यू किसकी टर्म में मिलनी चाहिए? टी की टर्म में मिलनी चाहिए। तो ये भाई दो फॉर्मूले थे हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, या एनर्जी डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर्स अक्रॉस द रजिस्टर्स। रजिस्टर के अक्रॉस कितनी एनर्जी ड्रॉप होती है। अब एक बात पूछना चाहूँगा मैं तुमसे कि जो बिजली हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट की लाइन होती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है, धारा आती है, करंट आती है, 220 वोल्ट की होती है। अभी 220 वोल्ट की बिजली आती है तो हमारे पास जो बिजली का बिल आता है, जिसे बोलते हैं बिजली का बिल, वो एक्चुअल में क्या है? पावर का है, वोल्टेज का है, करंट का है, या एनर्जी का है ना। ये बिल किस चीज़ का है? और ये जो यूनिट होती है कि 2 यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई, 10 यूनिट हो गई, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? एक्चुअल में इस यूनिट का मतलब क्या है? तो देखो वही बात करते हैं हम आज यहाँ किसकी? इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अभी, है ना। चलो पहले इस पर न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई इस पर न्यूमेरिकल? देखो जैसे मान लो हमसे पूछा जाए कि भैया कि रजिस्टर है, ये क्या है? भैया ये है बल्ब। ये एक बल्ब है हमारे पास। इस बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 3 ओम, ठीक। और यह करंट जा रही है 2 एम्पियर की। 2 एम्पियर की करंट गई यहाँ पे किसमें? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए। तो हमसे पूछा जाता है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस बल्ब। बल्ब के अक्रॉस एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई ये बतानी है हमें, ठीक है भाई। बल्ब के अक्रॉस कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई ये बतानी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आर दे रखा है, आई दे रखा है, करंट है कांस्टेंट 2 एम्पियर की। तो कांस्टेंट करंट के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है? 2 स्क्वायर, आर कितना है 3, टी कितना है 3, तो 4 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 36 जूल। यूनिट लिखना नहीं भूलना, ये 36 जूल है ना। वही अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, इसमें दे रखा है इफ करंट आई इज इक्वल टू 2t प्लस 3, ऐसे हो। अगर करंट कैसे हो? 2t प्लस 3, और किस पे बताना है? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना हो, तब कैसे किया जाए? आप करंट तो वेरिएबल हो रही है लगातार, करंट लगातार क्या हो रही है? वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, किसके साथ? टाइम के साथ। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला वेरिएबल करंट वाला। तो क्या हो जाएगा? अच्छा स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर को खोलना पड़ता है, ऐसे लिख दो इसे 40 लिख दीजिए। चलो तो क्या लिखेंगे? देखो h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ? 0 से 2 सेकेंड, लिमिट तो 0 से 2 सेकेंड ली जाएगी। आई की वैल्यू क्या है? 6, 40 का क्या हो जाएगा? 16 t स्क्वायर आर इंटू डी टी
और इंटीग्रेशन 0 से 2, 0 से 2, या क्या लिख सकते हैं r बाहर 16 बाहर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी 0 से 2, या क्या हो जाएगा 16 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3, और t को क्या लिख सकते हैं t की पावर 3 अपॉन 3 की कहाँ से कहाँ 0 से 2 तक, बस 3 से 3 काट दीजिए, 16 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा 16 इंटू 8, और क्या हो जाएगा 128 जूल। अगर करंट वेरिएबल हो, अगर करंट क्या हो वेरिएबल, तो हीट ऐसे कैलकुलेट की जाती है, एनर्जी डिसिपेट ऐसे कैलकुलेट की जाती है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? मान लो किसी घर में कितनी यूनिट आ रही है, कोई अप्लाइंसेस कितनी देर तक चला, मान लो कोई अप्लाइंस 1 घंटे तक चला तो उसकी कितनी बिजली खर्च की उसने, वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, या वो जो बिजली का बिल आता है वो किसके बेस पे आता है, पावर के बेस पे, एनर्जी के बेस पे, किसके बेस पे आता है, वो देखते हैं ना। चलो तो देखो, पहली चीज़, पहले यूनिट की बात करते हैं। 1 यूनिट एक्चुअल में जो यूनिट होती है हमारे पास, वो यूनिट और कुछ नहीं, वो हीट एनर्जी होती है कि किसी भी अप्लाइंसेज ने, हमारे घर में जो कोई होम अप्लाइंसेज होते हैं जैसे लैपटॉप हुआ, पंखा हुआ, है ना, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें होम अप्लाइंसेज कहलाती है। अब कोई अप्लाइंसेज कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल किस पे बेस्ड आता है? पावर पे बेस्ड नहीं होता बिजली का बिल। बिजली का बिल किस पे बेस्ड होता है? एनर्जी बेस्ड होता है, एनर्जी कंजम्पशन बाय ये अप्लाइंसेज। जो मीटर लगे होते हैं हमारे घरों के बाहर बिजली के, उस वो जो रीड करते हैं, वो क्या रीड करते हैं? एनर्जी रीड करते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की कितने अप्लाइंसेज ने। अब वे रीड किस हिसाब से करते हैं कि अगर कोई अप्लाइंसेज, कोई भी 1 किलोवाट का अप्लाइंसेज, कोई भी 1 किलोवाट का अप्लाइंस अगर 1 घंटे तक चलता है, कोई भी 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट घर में अगर 1 घंटे तक लगातार चलता है तो वो 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा। ये मतलब 1 यूनिट का। 1 यूनिट क्या होती है? कोई भी अप्लाइंसेस किसी भी घर में अगर वो 1 घंटे तक चलता है और वो 1 किलोवाट का है, उसकी रेटिंग क्या है? 1 किलोवाट। जैसे कोई हीटर 1 किलोवाट का, उसे लगातार हमने 1 घंटे तक चलाया घर में, 1 किलोवाट के हीटर को लगातार 1 घंटे तक चलाया हमने घर में, तो वो कितनी यूनिट खाएगा? 1 यूनिट खाएगा। और 1 यूनिट का प्राइस क्या है? 6 रुपये 7 रुपये ये होता है ना। तो क्या होती है 1 यूनिट? यूनिट क्या होती है? यूनिट्स द एनर्जी कंजम्पशन बाय 1 किलोवाट इंस्ट्रूमेंट in 1 hour is called 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई? 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, है ना। 1 यूनिट किसके बराबर हुई? 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर पावर की यूनिट नहीं है, एनर्जी है। अरे किलोवाट वाट पर सेकंड, जूल अपॉन टाइम, और टाइम ये रहा, टाइम से टाइम कट जाएगा, जूल बचेगा, है ना। इसे कन्वर्ट करो भाई, जूल में कन्वर्ट करोगे, हीट है तो जूल में कन्वर्ट करो। 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट में कितना होते हैं? 10 टू द पावर 3 वाट, और इसमें कितना होते हैं? 3600 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो कितने जूल एनर्जी कंज्यूम करते हैं भाई 1 यूनिट? 1 यूनिट मतलब कितनी जूल एनर्जी होती है? 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एनर्जी इज कॉल्ड 1 यूनिट। तो इतनी यूनिट खर्च होती है। आई बात समझ में? जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन लूँ, एक हीटर है हमारे पास, क्या एक रजिस्टर है, ये है ना, ये रजिस्टर है। अब इसमें क्या काम हुआ? ये रजिस्टर है, कितने ओम का? ये है मान लो 5 ओम का रजिस्टेंस है, 5 ओम का रजिस्टर है। अब 5 ओम का रजिस्टर है, उसमें कितनी करंट जा रही है? आई इक्वल टू 2 एम्पेयर की करंट जा रही है। और कितनी देर तक चली? टी इक्वल टू 2 आवर तक चलाया गया, ऐसे 2 आवर तक चलाया गया। तो क्या बताना है हमसे बताना है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होगा ये बताना है ना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़। अगर 1 यूनिट कितने रुपए की हो? 5 रुपए की। तो पहले यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट कैसे निकलते हैं? एनर्जी कंजम्पशन।
कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम्ड की वो एक यूनिट होगा। तो यूनिट निकाल के उसके 5 पैसों से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पैसे बिजली का बिल आ जाएगा हमारे पास जो बिल है। 10th क्लास की चीज़ें बता रहा है, 12th में नहीं आता, फिर भी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, एनर्जी निकालो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर कितना है, 2 का 4 आर का 5 टी आवर है, तो 2 आवर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 20 इंटू 2 H, तो क्या हो जाएगा 40 H, 40 H। अब ये वाट है, वाट को किस में कन्वर्ट करो, किलो वाट में, तो क्या हो जाएगा 0.04 किलो वाट आवर। ये हो गई हीट, यही होगा हीट। अब इसकी यही 1 यूनिट के बराबर होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, नाउ बिल कितना होगा 0.4 इंटू कितने रुपये 5, तो 5 और 20, तो 0.2 रुपीज़ का बिल लगेगा। कितने रुपए का बिल आएगा, 0.2 रुपये का, क्योंकि 1 यूनिट भी खर्च नहीं हुई ना, 1 यूनिट का भी कितना सा खर्च हुआ है देख लो, वो है ना 100, ये कितना आ रहा 0.04, 1 यूनिट खर्ची कहाँ हुई है। तो बहुत कम रजिस्टर था, जैसे कोई एक बल्ब जला के रख दिया हो, बल्ब ग्लो कर रहा हो बहुत देर तक, 2 घंटे तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं यहाँ हम किसकी बात करते हैं कि जो एनर्जी है, जो हीट है, वो कितनी कंज्यूम हो रही है, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट मैनर्स में देखते हैं, है ना। तो मान लो हमें दे रखा है एक क्वेश्चन है, फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 ohm एंड 3 ohm रजिस्टर इन 2 सेकेंड। क्वेश्चन ये देखा, ये है, ये है, ये है, ये रहा भाई 200 वोल्ट, ये रजिस्टर है 2 ohm, ये रजिस्टर है 3 ohm, ये रजिस्टर है 6 ohm। ऐसे दे रखा है हमें, और 2 सेकंड में 2 ohm रजिस्टर कितनी एनर्जी हीट डिसिपेट करेगा वो बताना है 2 सेकंड में, और 3 ohm वाला है ना, ये दोनों की चीज़ बतानी है हमें। तो बता दो भाई, यहाँ से मान लो करंट निकली आई, करंट निकली क्या आई, अब ये आई जा रही तो यहाँ भी आई पहुँचेगी, तो यहाँ आई निकाल लो, यहाँ तो आराम से निकल जाएगा इस वाले पे। और इस वाले पे देखते हैं, इस वाले पे क्या निकलेगा, इस वाले पे 3 ohm और 6 ohm है ना, तो इस पर करंट निकाल लेंगे, दोनों चीज़ों पे करंट निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। में कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बात करते हैं किसकी, यहाँ कितनी करंट, देखो 220 वोल्ट है, अभी 220 वोल्ट, तो यहाँ कितने वोल्ट हो जाएगा 200, और यहाँ कितना हो जाएगा 0। ऐसे क्वेश्चन किया हमने, इसे हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अभी जंक्शन मिला, जंक्शन का पोटेंशियल एक्स है मान लो, इस जंक्शन का पोटेंशियल निकाल लो, बस अब क्या बचा है, जंक्शन का पोटेंशियल निकालते ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो जंक्शन का पोटेंशियल निकालते ही करंट वरेंट सारी चीज़ें हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो देखो क्या करना है, मान लो यहाँ से करंट गई आई, ये कितनी, जंक्शन पे पोटेंशियल निकालना है ना, तो इस जंक्शन से करंट हमने गुजार दी, मान लो I1 यहाँ गई, यहाँ कितनी गई I2, और यहाँ कितनी चली गई I3। तो जंक्शन में पोटेंशियल लिखेंगे 4x अप्लाई जंक्शन रूल लगा दो भाई। आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, कौन कौन सी आ रही है, अच्छा ये तो आ रही थी ना यहाँ से, वोल्ट तो है, तो करंट आ रही है यहाँ, और ये दोनों जा रही है, या ही आ रही है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 प्लस I3। ठीक है, I इसके अक्रॉस कितना I करंट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 200 माइनस x अपॉन रजिस्टर कितना है 2 इक्वल टू I2 एरा, इन दोनों के बीच कितना होगा x माइनस 0/3, और प्लस यहाँ कितना होगा x माइनस 0/6। तो करो सॉल्व भाई सब, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा 200 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 6 एलसीएम लो, 2x प्लस 3, 2x प्लस x। ठीक, तो यह हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो 200 माइनस x इज इक्वल टू कितना बचेगा, x बचेगा बस केवल। तो x और x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 200, x विल बी इक्वल टू 100 वोल्ट। तो x का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, तो करंट आराम से निकाली जा सकती है। लिखेंगे नाउ I कितना हो जाएगा, देखो I की वैल्यू हो रही 200 माइनस 100 अपॉन 2, मतलब 50 एम्पियर की तो यहाँ जाएगी करंट,
ठीक है। और I2 निकाला जा सकता है। I2 देखो, I2 की वैल्यू ये रही x/3। x कितना है हमारे पास 100/3। इसमें कितने एम्पीयर जा रही है 100/3 एम्पीयर यहाँ जा रही है। हमें 2 और 3 में बताना है। नाउ लिखेंगे नाउ हीट, नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड एनर्जी कंज्यूम्ड है ना, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय किसका 2 ओम का निकाल लो। 2 ओम के लिए क्या हो जाएगा, देखो H = I² R/T। तो 2 ओम पे करंट ये जा रही है, 2 ओम वाले पे करंट कितनी है I, जो कि 50 का स्क्वायर इंटू R कितना है 2 और T कितना है 2 सेकंड के लिए, तो 2500 इंटू 4 ये हो जाएगा बच्चों का 100 जूल, या ऐसे लिख सकते हैं 10 किलो जूल। तो इतनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी इस 2 ओम के रजिस्टर के थ्रू। ऐसे 3 ओम के रजिस्टर के थ्रू कितनी होगी, लिखेंगे 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम के थ्रू कितनी होगी भाई, देखो H = I², I की वैल्यू कितनी है 3 ओम के 100/9 इंटू R की वैल्यू 3 इंटू T 2, तो 3 to 3 हो जाएगा ही। अभी हो जाएगा कितना 20,000/3, या लिख सकते हैं 20/3 किलो जूल। ये ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हीट हर एक रजिस्टर के थ्रू कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है किलो जूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई ऐसे ही करना है, मतलब करंट निकालना है या पोटेंशियल निकालना है ना, दोनों में तो कोई एक चीज निकालनी होती है। करंट कौन, जब सीरीज कॉम्बिनेशन तो करंट के हिसाब से, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल के हिसाब से हम कर सकते हैं आराम से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन पावर डिसिपेशन लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो एक ये है, ये पहला R, दूसरा है ये सेकंड, थर्ड है ये सबका R है, और फोर्थ है हमारा, थर्ड है और फोर्थ है हमारे पास ये सब में रजिस्टर कितना है R, सब रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R है ना, ये R है। और सबका पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। सबका पोटेंशियल भी क्या है, बैटरी भी कितने कनेक्ट, पोटेंशियल सेम पोटेंशियल की बैटरी कनेक्टेड है। हमें ये बताना है केवल कि किस सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी, किस सर्किट में मैक्सिमम पावर क्या होगी, डिसिपेट होगी। मान लो पहले सर्किट की बात करते हैं। पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू V²/R, ये होता है फॉर्मूला V²/R का। अच्छा, हर एक का रजिस्टर सेम है, हर एक के रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, सेम। इसमें इक्विवेलेंट पावर निकालने के इक्विवेलेंट हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अगर हम हर एक सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले, अगर हम हर एक सर्किट का क्या निकाल ले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले, तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि किसमें कितनी पावर कंज्यूम होगी, क्योंकि हर एक किसी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पावर क्या लिखी जा सकती है, पावर लिखी जा सकती है P प्रोपोर्शनल टू 1/R इक्विवेलेंट। सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, पावर उसका इनवर्स होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। इसकी बात करते हैं, उसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या होगा 3R। इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका R इक्विवेलेंट होगा, देखो जरा यहाँ R और R कितना होगा, R/2 और R 3R/2, ये सब बता चुका हूं मैं। इसका क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3, और इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास 2R और 2R क्या हो जाएगा R, 2R और 2R क्या हो जाएगा R। तो किसका इक्विवेलेंट ज्यादा है, किसका इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो यहाँ देखते देखो 3R/2 R/3 सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो मतलब R इक्विवेलेंट किसका, पहले वाले का इज ग्रेटर देन
आर इक्विवेलेंट किसका, दूसरे वाले का, इज ग्रेटर देन आर इक्विवेलेंट किसका, चौथे वाले का, इज ग्रेटर देन आर इक्विवेलेंट किसका, तीसरे वाले का, है ना। ये तीसरा वाला, ये देखो कि इसका 1/3 है, 1/0.33 होगा कहीं जा करके। अब इसका निकालेंगे तो पावर कैसे लिख सकते हैं, पावर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर क्या होगी, कम, तो यहाँ हो जाएगा किसका, P1। अब पावर किसकी होगी, पावर किसके सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा पावर उसको होगी जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो 3 वाले का सबसे कम, तो 3 की पावर। उसके बाद किसकी 4 है, तो P4 की पावर। उसके बाद P2 और उसके सबसे लास्ट में P1। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर को आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे देखो, इसी में एक क्वेश्चन और है। मान लो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हमें इस तरह का कुछ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, हर एक का रजिस्टर कितना है, 1 ओम, 1 ओम रजिस्टर है हर किसी का। ठीक है, ऐसे ही ये फर्स्ट है। सेकंड में क्या है, ये बनाया। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, डीसी पांडे का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई में आ चुका है ये रहा। सबके 3 वोल्ट है, 1 ओम रजिस्टर है हर किसी का। तो हमें बताना है किसकी पावर ज़्यादा है ना, पावर कंजम्पशन बतानी है। तो वही पावर कंजम्पशन के लिए P प्रोपोर्शनल टू 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट निकाल लो सबका। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालते हैं भाई। तो फर्स्ट की बात करते हैं R इक्विवेलेंट। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या मना मत, कह मत देना व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी यहाँ से कनेक्टेड होती है। कैपेसिटर वाले क्वेश्चन, कैपेसिटर वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा है कौन सा नहीं, और इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ेंगे जब बताया जाएगा आराम से। फिलहाल इस ब्रिज से कभी भी बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं माना जाएगा। तो देखो ये दोनों सीरीज बाकी तीनों पैरेलल। जब दोनों सीरीज है और ये दोनों सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो आर इक्वल डायरेक्ट लिखूंगा मैं, सीरीज 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 और 1 है ना, तो 1/1 तो 3/2। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3/2 हुआ। इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज साफ साफ दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो बीच वाला खत्म कर दो, ये दोनों सीरीज 1/2 इसका हो जाएगा 1 ओम। इसका व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या है, देखो दोनों सीरीज 1/1 तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा, 2 ओम इसका हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जिसका इक्विवेलेंट ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, उसकी पावर क्या होगी, कम। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है इसका, फिर इसका, तो इसका ज़्यादा है तो इसकी पावर सबसे कम, तो P3 लेस देन। उसके बाद ये वाला तो P1 लेस देन। इसके बाद ये तो P2 की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद P1, उसके बाद P3, उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बल्ब के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब कैसे वर्क करता है और बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करता है, बल्ब में कैसे पावर कैलकुलेट की जाती है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलना। तब तक के लिए ऑलवेज वियर ए मास्क एंड गुड लक।